नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया देश भर की खबरों का। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा है। पीयूष गोयल ने कहा है कि 80 ट्रेन मांगने की बात सरासर गलत है। रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें खाली वापस लौटी हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में, खासतौर पर रेल मंत्रालय के बीच में, एक तरीके की राजनीतिक कुश्ती चल रही है, जिसमें एक के बाद एक दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से संपर्क ही नहीं किया और महाराष्ट्र से 65 ट्रेनें खाली लौट आई। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अब से थोड़ी देर पहले कही है। कल देर शाम को, रात को करीब 8-9 बजे सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके, ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की। रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। पूरी 145 ट्रेन किस स्थान से शुरू होंगी, कहां पहुंचेंगी, कब जाएंगी, पूरी नोटिफाई कर दिया, समय के साथ, स्थान के साथ। जो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहां से गाड़ी दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकती थी अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी हैं उन्होंने, कहाँ हैं वो प्रवासी मजदूर, क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में, हमें किसी को समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ साथ बात महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल की भी। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता नारायण राणे ने राष्ट्रपति शासन की मांग की तो शिवसेना आग बबूला हो गई। पार्टी ने उद्धव सरकार को सुरक्षित बताया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिर आरोप लगाया है कि कोरोना पर केंद्र की मदद के खिलाफ महाराष्ट्र में राजनीतिक साजिश हो रही है। पहले राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता नारायण राणे, फिर उद्धव से शरद पवार की मुलाकात और अब देवेंद्र फडणवीस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में सियासी हलचल का पहिया इस वक्त बड़ी ही तेजी से घूम रहा है। पहले मुलाकातों का दौर, फिर मीडिया के सामने आरोप प्रत्यारोप और विकल्पों की पेशकश। सोमवार की शाम राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात में नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली तो राज्य में मानो भूचाल मच गया। राणे ने आरोप लगाया कि कोरोना से जंग में उद्धव सरकार पूरी तरह नाकाम रही है, लिहाजा उसे सत्ता का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महागठबंधन वाली सरकार की मजबूती को लेकर सस्पेंस उस वक्त और गहरा गया जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव से मिलने स्वयं मातोश्री पहुंच गए। हालांकि बाद में आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए वो कोरोना से जंग पर उद्धव से बात करने गए थे। पूरी सफाई शिवसेना और कांग्रेस ने दी। जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल नाराज नहीं। हमारी तीनों पार्टी की मीटिंग हर हफ्ते में हो जाती है, उसमें सब डिसीजन होते हैं, तो कांग्रेस नाराज होने का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस और हम सब तीनों पार्टी साथ में काम कर। यूं तो विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से उद्धव सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन अचानक सियासी मुलाकातों के दौर ने कानाफूसी बढ़ा दी। वैसे भी महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, बेकाबू होते मामलों, केंद्र से मदद पर तकरार, प्रवासी मजदूरों की परेशानी या फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर रेलवे से खींचतान के बीच बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए। हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी
हम तो आज इतना ही देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कुर्सी के मोह के बीच महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने कोरोना से हार मान ली है। मतलब साफ है कि उद्धव को न सिर्फ वायरस का वार झेलना है बल्कि विपक्ष के हमले से भी बचाव करना है, उसका जवाब भी देना है। मुंबई से सौरभ अख्तानी और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। एक तरफ महाराष्ट्र में राजनीति तेज है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताते हुए सरकार पर ताजा हमला किया है। राहुल गांधी ने सरकार से अब प्लान बी के बारे में पूछा है। पलटवार में राहुल के आरोपों को बीजेपी ने हल्की राजनीति कहा है। देश जहां एक और कोरोना से जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी लड़ाई चल रही है सियासत की, जहां सरकार और सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी लगातार ताबड़तोड़ हमले बोलते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी निशाना साधने के लिए एक बार फिर सामने आए और वो भी पूरी लिस्ट और पूरी तैयारी के साथ। न सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को कटघरे में खड़ा किया बल्कि कोरोना संकट से जूझती अर्थव्यवस्था के लिए उपाय भी सुझाए। सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? अर्थव्यवस्था को बचाना है, पैसा एकदम दो, वो सजेशन उन्होंने नहीं लिया। उससे थोड़ा हमें दुख हुआ है, बट वो उनका प्रोरोगेटिव है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया गरीबों को, न्याय योजना जैसी योजना नहीं दी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में मोदी सरकार की नीतियों को लेकर राहुल ने सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन बार बार का मतलब साफ है कि वो कोरोना से बढ़ती मुश्किलों को हथियार बनाकर सरकार की घेरेबंदी का फंदा तैयार कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के ज्ञान और नियत पर वार करने में बीजेपी ने भी बस चंद घंटे ही लगाए। कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है, और बयान भी जो दिया वो भी गलत था। वैसे जब महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट की बात सामने आई तो राहुल गांधी ने सियासी समझदारी दिखाते हुए बड़ी सफाई से न सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी को कम हिस्सेदारी में समेट दिया बल्कि सारा ठीकरा उद्धव सरकार के मत्थे मढ़ दिया। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. कोरोना से जंग अभी लंबी है और यह भी तय है कि तब तक राहुल गांधी अपने तरकश से आरोपों के नए नए तीर सरकार पर छोड़ते रहेंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। आज कई दिन के बाद राहुल गांधी ने उन्हें जवाब दिया। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है, ठीक है, वो उनकी व्यू है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा। और अब बात उत्तर प्रदेश की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्हीं के एक बयान पर घेरेबंदी कर दी है। इस बयान में योगी बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों में संक्रमण हजारों में। अब प्रियंका ने सवाल पूछा है कि जब इतने ज्यादा संक्रमित हैं तो फिर पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या सिर्फ 6000 से कुछ ज्यादा कैसे? मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही बयान प्रियंका गांधी ने पकड़ लिया और सवाल दागे कि जब बाहर से आने वाले मजदूरों में संक्रमण का दायरा इतना विशाल है तो फिर राज्य में अब तक कुल कोरोना केस का सरकारी आंकड़ा 6000 से कुछ ज्यादा कैसे है?
आगे बढ़ें उससे पहले मुख्यमंत्री का बयान एक बार फिर सुनिए। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25 से 30% ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें व्यापक संक्रमण है। प्रियंका गांधी ने इसी बयान को आधार बनाया और अपनी बात को आगे बढ़ाई। ट्वीट में लिखा, क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6,228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का ये प्रतिशत आया कहां से? 19 मई तक 682 ट्रेन से उत्तर प्रदेश में 9,58,500 से ज्यादा मजदूर वापस लौटे हैं और इसके 7 दिन बाद 26 मई को ये आंकड़ा बढ़कर करीब 26 लाख हो गया है। प्रियंका ने आरोप लगाया तो जवाब देने सीएम के डिप्टी सामने आए। वहां से जो लोग आए उसमें हमें आशंका है कि थोड़ा अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस तो घटिया राजनीति पर उतारू है। उनके पास कोई काम नहीं है। वह जहां कांग्रेस की सरकार है वहां गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहे, मजदूरों के लिए कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाने के लिए वह जरूर इस प्रकार से कोशिश करती हैं। प्रियंका वाड्रा जी लगातार मैं देख रहा हूं, उनका बयान आता रहता है। दरअसल सरकारी आंकड़ों में यूपी में 6,497 कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन जब इसे मुख्यमंत्री के बयान और लौटे हुए मजदूरों की तादाद से तुलना करें तो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रियंका गांधी दूसरे शब्दों में सवाल पूछते हुए इशारा कर रही हैं कि क्या यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद कम करके दिखाई जा रही है। कुमार अभिषेक के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जगह जगह फंसे और भीषण गर्मी में सड़कों पर पैदल जा रहे भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर गहरी चिंता जताते हुए खुद ही संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार तक वो इस पर जवाब दें उन्होंने मजदूरों के लिए क्या क्या किया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने मीडिया में आ रही खबरों और मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट को लगातार मिल रही चिट्ठियों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया है। सभी राज्यों से, केंद्र सरकार से और केंद्र शासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। और अब बात श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, जिसको लेकर एक तरफ जहां राजनीति चल रही वहीं ट्रेन के इंतजाम भी सवालों के घेरे में। गाड़ियां कई घंटे की देरी से चल रही हैं। गाड़ियों में पानी और खाने की किल्लत ने सफर को और मुश्किल कर दिया। मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन तो पटरियों पर दौड़ने लगी, लेकिन घर पहुंचने की राह इतनी आसान नहीं है। मुंबई से वाराणसी पहुंची ये ट्रेन करीब 12 घंटे लेट हो चुकी है। इस ट्रेन को एक दिन पहले ही 25 तारीख की देर रात लगभग 11:15 बजे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अगले दिन 26 मई को दोपहर लगभग 12 बजे पहुंची। भीषण गर्मी के बीच यात्रियों के सामने खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई है। 2 दिन से बच्चे भी हैं जो खाना पीना भी नहीं खा पाए हैं और बहुत गर्मी है और पानी भी पीना बहुत मुश्किल था, कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। इलाहाबाद से क्रॉसिंग जब हुई है गाड़ी तब से प्रॉब्लम हुई है पानी का और बहुत जगह स्टेशनों पे। दिल्ली से चंदौली पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा, जहां लोगों के लिए सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रेन की बहुत बुरा हालत थी। यहाँ मुगल सराय तो ट्रेन को आना चाहिए था 6 बजे, अभी 12 बजे पहुंच रही है। हमें जाना है औरंगाबाद। ट्रेन का हालत वही रुक के आ रही थी। अब जहाँ 6 बजे पहुंचाना था वहाँ 12 बजे 12:30 बजे पहुंचाई 1 बजे। इतनी गर्मी लग रही है, धीरे धीरे चलेगी तो परेशानी तो होगा करेगा। जिस देश में बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी चल रही हो, वहाँ बुरे वक्त में एक ट्रेन 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 4 दिन लगा देती है। किस्मत अगर ज्यादा खराब रही तो बिहार जाने वाली ट्रेन आपको उड़ीसा पहुंचा सकती है।
फिलहाल हम लोग दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं फिलहाल यहाँ दानापुर से ये निकली है। ये 09547 अहमदाबाद अररिया श्रमिक एक्सप्रेस है और ये 24 तारीख को ही शाम में 6 बजे तकरीबन 6:30 बजे अररिया से अहमदाबाद से खुली थी और आज सुबह इसे अररिया 6:30 बजे तक पहुँच जाना था, लेकिन अभी दिन के तकरीबन 3 बज चुके हैं, लेकिन ये ट्रेन अभी तक दानापुर पे ही है। हालात तो कई बार इतने बिगड़ जाते हैं कि घर जाने का ये सफर आखिरी बन जाता है। बेगूसराय में मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर बरौनी पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते ही एक प्रवासी मजदूर ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि 21 मई को महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, जो कई राज्यों से घूमते हुए 25 मई की रात बरौनी पहुंची। शख्स को 4 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला और जैसे ही वो स्टेशन पर उतरा गिर पड़ा, जहां उनकी जान चली गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का हाल बेहाल है। मजदूरों के पैदल सफर करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, उद्धव ठाकरे पहले ही ट्रेन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार में ठन गई है। महाराष्ट्र बंगाल के मजदूरों के लिए 41 ट्रेन भेजना चाहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अम्फान चक्रवात का हवाला देते हुए ट्रेन भेजने से मना कर दिया। रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला सुलझाने को कहा है, जिनकी आपसी खींचतान में मजदूर फंसे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के 2 महीनों में तमाम मुश्किलें झेल रहे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। ये नाराजगी अब सड़क पर दिखने लगी है। लोग अपनी कॉलोनी या सोसाइटी को सील करने के हक में नहीं है। नोएडा की ऐसी ही एक सोसाइटी को बंद किया गया तो लोग गुस्से में आ गए। जब से लॉकडाउन में रियायतें आई हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन एक अजीब पेचीदा स्थिति खड़ी हो जा रही है। वो ये कि जब तक लॉकडाउन था तब तक तो जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें मालूम था कि दफ्तर बंद है। अब जब दफ्तर खुल गए हैं तो एक सोसाइटी को पूरी तरीके से सील कर देने से क्या दिक्कतें आती हैं। इस सोसाइटी में दरअसल ये मांग उठी कि पूरे को आप सील न करें। क्या दिक्कतें आई? दिक्कत यह है कि जिन लोगों के ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं वो लोग अब बाहर नहीं जा पाएंगे। उन लोगों को जो है ऑफिसेस से बोला जा रहा है फोर्सफुली कि आप जो है अपने ऑफिस ज्वाइन कीजिए। अब अगर ये यहाँ पे इसको पूरा सील कर देंगे तो वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे और फिर अगर वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे तो उनकी नौकरी पे बात बन सकती है। तो हमारी मांग ये है कि जिस एरिया में ये मिला है उसको मिनिमाइज करके उसको सील किया जाए, ना कि पूरी सोसाइटी, क्योंकि इस पूरी सोसाइटी में कम से कम 3 से 4 हज़ार फैमिलीज रहती हैं। अगर ये पूरी सोसाइटी सील हो जाएगी तो उन 3 से 4 हज़ार पूरी फैमिलीज पे इफेक्ट पड़ेगा। पूरी फैमिलीज पे इफेक्ट पड़ेगा। दरअसल जब भी छुट्टियां होती हैं तो उसका कोई कारण होता है। आप बीमार हैं तो आप मेडिकल लीव ले सकते हैं, आप पेड लीव ले सकते हैं, घूमने जा रहे हैं, कोई दूसरा पर्सनल कारण है, लेकिन लॉकडाउन होने का कोई कारण नहीं कबूल होता है दफ्तरों में। बिल्कुल मैडम, मैं भी प्राइवेट सेक्टर से हूँ। मैं भी अपना एक छोटा सा सेटअप मैंने शुरू किया था। लास्ट 2 महीने से हम लोग घर पे हैं, लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी आ रही कि अगले बिल्कुल अनसर्टेन है कि कब तक हम घर पे रहेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। ये बहुत मेजर इशू हम सबके लिए। 21 दिन के लिए अगर बंद रहेगा, 4000 फैमिली यहाँ रहती हैं, उनकी आपूर्ति कैसे होगी? ऑफिस वालों ने साफ बोल दिया है या तो ऑफिस आओ नहीं तो रिजाइन डालो। बाकी अगर आपके बिना दफ्तर में 21 दिनों तक काम हो सकता है तो दफ्तर भी यही देखेंगे कि उनका प्रॉफिट किस में है। यहाँ एक टावर में है मामला और बाकी सबको सील किया गया है। जी हाँ, एक टावर में ही मामला है और पूरी सोसाइटी को सील किया गया है। किसी को भी अंदर बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर 12,000 मेंबर रहते हैं, ये 3,000 फैमिली 12,000 मेंबर है, तो एक टावर के लिए पूरी सोसाइटी करना कहाँ लॉजिकल नहीं है ना। ये वैसे भी ये तरीके निकालने पड़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर वाकई WHO के हिसाब से ये हमेशा के लिए रहेगा तो चाहे वैक्सीन आए चाहे दवाई आए, अगर इतनी संक्रामक बीमारी हमारे बीच है तो इस तरह के मामलों में आपको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई अपना रास्ता बदलना पड़ेगा कि क्या सिर्फ एक फ्लोर को या फिर जहां जहां सिर्फ वो व्यक्ति गया उस इलाके को सील किया जाए। क्योंकि आसान तो है पूरे एक सोसाइटी को सील कर देना, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि देश भर में कोरोना के आंकड़ों की स्थिति क्या है। देश में इस समय कोरोना का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है और ऐसे में तमाम राज्यों में इस समय की स्थिति क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। पूरे देश में इस समय 1.5 लाख के पार कोरोना के मरीज हो चुके हैं। 1.5 लाख के लगभग 1,45,380 मरीज हैं, जिनमें से 60,491 ठीक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा अभी 4,167 लोगों का है। इसके अलावा राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों की स्थिति कुछ इस तरीके से आपके सामने है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 52,000 से ज्यादा केस हैं।
हालांकि 15,786 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरी तस्वीर है तमिलनाडु की, जहां 17,082 मरीज हैं, 8,731 ठीक हो चुके हैं और मौत हुई है 118 लोगों की। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,760 मरीज हैं, 6,636 लोग ठीक हो गए हैं, 888 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक दर्ज है। दिल्ली में 14,053 मरीज हैं, 6,771 लोग ठीक हुए हैं और 276 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। और साथ ही राजस्थान की भी बात आपको बता दें, जहां 7,300 केस अब तक हो चुके हैं, 3,951 लोग ठीक हुए हैं और 167 लोगों की मौत हो चुकी है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा लगभग 7,000 के आसपास है, 3500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 300 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों के साथ साथ तैयारी कोरोना से लड़ाई की कहां तक पहुंची, यह बात केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई। इंडिया में लॉकडाउन और साथ में कंटेनमेंट पर जो हमारे एफर्ट रहे हैं, उसके कारणवश हम ये पाते हैं कि करीब 10.7 लाख केसेस पर लाख हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ ही अगर हम एक और एनालिसिस डेथ पर भी करें, तो जैसे कि हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी डेथ रिपोर्ट होना देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है, बट अगर हम देखें तो पाते हैं कि जैसे वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फैटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है, तो इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट फैटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर की हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब इस लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर, बिहार में आज 10वीं क्लास के नतीजों का ऐलान हो गया। इसमें रोहतास के रहने वाले हिमांशु राज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के टॉपर बने हैं। हिमांशु ने 96.2% अंक हासिल किए। केरल में आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। कहते हैं सफलता जरूरतों की मोहताज नहीं होती। ये बात साबित करके दिखाई है रोहतास से एक किसान परिवार से जुड़े हिमांशु राज ने, जिन्होंने बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। 96.20% अंक लाकर करीब 15 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया। पूरे मैट्रिक बिहार में टॉपर हैं। पढ़ाई की तैयारी कैसे की? पढ़ाई की तैयारी हमारी अच्छी थी। हम फिलहाल में डेली 15-14 आवर्स पढ़ाई किया कर रहे थे और इसके लिए हमारे माता पिता, आस पड़ोस और मेरे भाई बहन सारे मोटिवेट किया करते थे कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे मन लगन रहे इसमें। हिमांशु बेहद गरीब परिवार से है और वो अपने पिता के साथ सब्जी बेचते थे। पढ़ने की लगन ऐसी थी कि काम से वक्त निकालकर 14 घंटे हिमांशु पढ़ाई करते थे। एक और जहां हिमांशु पिता की मदद करते थे, तो वहीं हिमांशु के पिता भी बेटे को पढ़ाई कराते थे। हिमांशु और उनके पिता की ये मेहनत रंग लाई और आज रोहतास के इस लाल ने पूरे बिहार में अपना डंका बजाया है। हिमांशु बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ भविष्य के लिए। हिमांशु पर पूरे गांव को गर्व है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन जश्न के पीछे मेहनत और लगन की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। सुजीत झा, रोहतास, आज तक। और गर्मी ने कोहराम मचा रखा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 45 के पार पहुंच गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। आसमान से आग उगलता सूरज और धरती पर बदहाल इंसान। कोरोना संकट से लड़ रहे हिंदुस्तान पर अब गर्मी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। एसी कूलर सब फेल हो चुके हैं और तापमान है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। आईएमडी के मुताबिक रेड अलर्ट की चेतावनी लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से नहीं निकलने की सलाह के साथ जारी की गई है, जिस समय लू का प्रकोप चरम पर होता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी है। यूपी बुरी तरह गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, आगरा, हर कहीं गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। कई इलाकों में तो पारा 47 डिग्री तक जा चुका है। राजस्थान में सोमवार का दिन तापमान चुरू में 47 डिग्री को भी पार कर गया। गर्मी से पेट्रोल पंप की मशीनों ने काम करना बंद कर दिया।
जिन्हें चलाने के लिए गीला कपड़ा और पानी डालना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के 14 शहरों में लू के हालात हैं। वहीं मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। नौतपे की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के आसमान से जैसे आग बरस रही हो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से फिलहाल लू की चपेट में हैं। इस भीषण गर्मी के बीच भी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हैं। चारों तरफ लू के थपेड़े और घर जाने की उम्मीद के बीच एक लंबा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ जहां गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और हरियाणा में तापमान कई जगह पर 44 तो 45 तक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि अभी भी लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की तरफ जाने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं जैसे ही लू चलती है, धूप प्रचंड रूप में आती है, ये प्रवासी सड़क के किनारे ही सड़कों पर पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक हालात सामान्य नहीं होने वाले। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ हिस्सों में लू चल सकती है।